और पांचवी बात, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को मीडिया का सवाल जो पसंद नहीं आया उसे उन्होंने बीजेपी का सवाल बता दिया। राहुल गांधी से जो पहला ही सवाल आया उस पर वो नाराज हो गए। राहुल गांधी से जब ये पूछ लिया एक पत्रकार ने कि क्या वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो सवाल बीजेपी का सवाल है। पूरा सवाल और जवाब आप देखिए। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। तो राहुल गांधी आजकल मीडिया को बहुत दोष देते हैं, पत्रकारों को दोष देने लगते हैं और उन्हें न जाने किस बात की परेशानी है, किस बात की नाराज़गी है मीडिया से। अपनी रैलियों में भी वो बार बार मीडिया को दोष देते हैं। जब वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब कोई उनसे कोई सीधा सवाल पूछ ले तो कहते हैं कि ये बीजेपी का सवाल है। हालांकि इस सवाल में कुछ गलत नहीं था। पत्रकारों ने सिर्फ यही तो पूछा कि आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और ये सिर्फ पत्रकार नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी लेगी और जो पार्टी कहेगी वो वही करेंगे। लेकिन क्या ये बात आपके गले उतरती है कि राहुल गांधी आज एक पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हैं? और क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की मर्जी के बिना पार्टी उनसे कह सकती है कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है या यहाँ से नहीं लड़ना है? या पार्टी में उनकी स्थिति ऐसी है कि वो पहले इंतज़ार करेंगे कि बैठक होगी सीईसी की और उस बैठक में तय किया जाएगा कि राहुल गांधी का भविष्य क्या है, उन्हें कहाँ से चुनाव लड़ना है? लेकिन आज उन्होंने ये बताया कि वो भी पार्टी के एक आम सदस्य हैं, एक आम कार्यकर्ता हैं, एक आम नेता हैं और पार्टी हाईकमान फैसला करेगा और फिर वो तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। वो ये बताना भूल गए कि वो खुद भी पार्टी हाईकमान ही हैं। ये भी इत्तेफाक की बात है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रामनवमी का ही दिन चुना, जबकि दोनों ही पार्टियों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या यूपी के ये दोनों लड़के, जिनमें राहुल गांधी 53 वर्ष के हैं, अखिलेश यादव 50 वर्ष के हैं, क्या उत्तर प्रदेश में ये कोई बड़ा खेला कर सकते हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश में कोई उलटफेर कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बुनियाद है मुस्लिम वोट, यादव वोट और ओबीसी वोट। मुस्लिम, यादव, ओबीसी, अगर ये सारे वोट इस गठबंधन के पक्ष में एकजुट हो गए तो उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर ये कर सकते हैं या बीजेपी को थोड़ा कमजोर तो कर ही सकते हैं और ये गठबंधन बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अगर लगा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में 19% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं और लगभग 50% ओबीसी समुदाय के वोट हैं, जिनमें यादवों के 9% वोट भी शामिल हैं। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ओबीसी समुदाय के आधे और मुसलमानों के सारे वोट अगर मिल गए तो यह गठबंधन चुनावों में 45% वोट के आसपास लेने में कामयाब हो सकता है। और अगर दलित और आदिवासी समुदाय के भी कुछ वोट जुड़ गए तो यह गठबंधन बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है, अगर ऐसा हो जाए तो। और इसीलिए अखिलेश यादव इस गठबंधन को बार बार पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का गठबंधन बता रहे हैं और उन्होंने चुनाव में टिकट भी इसी फॉर्मूले के आधार पर बांटे हैं। यानी उनका जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो ये है। देखिए, वो लक्ष्य है दलित, मुस्लिम, ओबीसी। ये उनका पूरा लक्ष्य है, ये उनका वोट बैंक है। अब जिन 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उनमें सबसे ज्यादा 33% यानी 18 उम्मीदवार ओबीसी समुदाय से हैं। 7% यानी 4 उम्मीदवार यादव और मुस्लिम समाज से हैं। यह ब्रेकअप है। अखिलेश यादव ने मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट शायद इसलिए नहीं दिए इस बार क्योंकि वो जानते हैं कि इस गठबंधन में मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है और यादव और ओबीसी वोटों को एकजुट करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। यानी दोनों ने अपने अपने काम और वोट बैंक बांट लिया है, जो कि अच्छी रणनीति भी हो सकती है।
मुसलमान वोट बैंक को लाने का काम है कांग्रेस का, जो वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय उसका बहिष्कार करके सारा होमवर्क कर चुके हैं। और ओबीसी और यादवों को लाने का काम है अखिलेश यादव का। और इस तरह से ये उत्तर प्रदेश का M+Y वाला गठबंधन है, जिसका मतलब होता है मुस्लिम प्लस यादव। और इस गठबंधन का मुकाबला भी M+Y से ही है। जो बीजेपी का M+Y है उसका मतलब है मोदी प्लस योगी। हालांकि यहां एक एक्स्ट्रा जानकारी यह है कि मुसलमानों को टिकट कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार नहीं दिए हैं। देखिए, दोनों मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं दिए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 15 पर उसने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। और इन 15 में से सिर्फ 2 उम्मीदवार कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि राहुल गांधी सुबह शाम जितनी आबादी उतना हक की बात करते रहते हैं। हकीकत यह है कि बीएसपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने पूरे देश में सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुनावों में टिकट दिए हैं। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में 46 उम्मीदवारों के नाम अभी तक घोषित किए हैं, जिनमें से 11 सीटों पर मुस्लिम नेताओं को उसने टिकट दिया है। यानी सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार बीएसपी उतार रही है। वैसे आज आपको वर्ष 2017 के नतीजों को भी याद रखना चाहिए, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर गठबंधन करके यह चुनाव लड़ा था। लेकिन तब इन्होंने क्या कर लिया था? दोनों पार्टियों को उत्तर प्रदेश की 403 में से सिर्फ 54 सीटें मिली थीं। यह आपको भूलना नहीं चाहिए। 2017 में इन दोनों ने मिलकर लड़ा, सिर्फ 54 सीटें मिली। और तब बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी। और उस समय समाजवादी पार्टी को लगभग 22% और कांग्रेस को सिर्फ 6% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को उस चुनाव में 40% वोट मिले थे। इसलिए आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि यह गठबंधन कोई नया नहीं है, यह कोई नया प्रयोग नहीं है। और यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक बार बुरी तरह से फेल हो चुका है। यह पिक्चर एक बार पहले फ्लॉप हो चुकी है। अब उसी फिल्म को दोबारा से राजनीति के सिनेमाघरों में रिलीज करने की कोशिश हो रही है। वही स्टार कास्ट अब दोबारा आ रही है, वही पोस्टर है, वही स्टार कास्ट है, वही बड़े मियाँ छोटे मियाँ अब दोबारा से रिलीज हो रही है। और ये फिल्म 2017 में पहले बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। अब इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो इन दोनों की जो कोशिश है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो हिंदू वोट बैंक है वो जातियों के नाम पर बंट जाए, ओबीसी के नाम पर बंट जाए, दलितों के नाम पर बंट जाए। यानी हिंदू वोट बैंक जो है उसके अलग अलग छोटे छोटे हिस्से बन जाएं, जातिगत समीकरण के हिसाब से, ओबीसी के हिसाब से। और मुसलमान वोट बैंक तो पूरा इनका है ही, ये जानते हैं कि इनके नाम पर पूरा मुसलमान वोट आ जाएगा इनके पास। अब बीजेपी की कोशिश ये होगी कि ये पूरा जो हिंदू वोट बैंक है 80% का, ये पूरा एकजुट हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर। और जो दलित और ओबीसी हैं उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम्स बीजेपी ने चलाई हैं उनके नाम पर, जो अलग अलग योजनाएं दी जा रही हैं, जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना दी जा रही है, उज्ज्वला योजना हो रही है, और जो बहुत सारी योजनाएं हैं उसके नाम पर जो लाभार्थी हैं, ये लाभार्थियों का अपना एक वोट बैंक होगा, जो ये कहते हैं कि हमें मोदी सरकार से बहुत फायदा हो रहा है, चाहे उनकी जाति कुछ भी है। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो राम मंदिर के नाम पर इस वोट बैंक में जुड़ जाएंगे। तो जितना हिंदू वोट बैंक बटेगा जातियों के नाम पर, उतना राहुल गांधी और अखिलेश यादव को फायदा होगा। और जितना ये हिंदू वोट बैंक एक साथ आएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा, उतना बीजेपी को फायदा होगा। अब होगा क्या आगे, ये आपको 4 जून को नतीजों में पता चल जाएगा। आज इन चुनावों को लेकर हम भी आपसे एक विश्लेषण शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अब 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग शुरू होने वाली है। अभी तक चुनावों का क्या आकलन है? आप भी बाहर जाते होंगे, तो आजकल मैं भी जब बाहर जाता हूं तो सभी लोग चुनावों की बात करते हैं और पूछते हैं क्या होने वाला है, सब यही जानना चाहते हैं। तो ये लोकसभा का शायद पहला ऐसा चुनाव है जिसमें बाहर सड़कों पर लोग ये नहीं पूछ रहे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, बल्कि वोटिंग से पहले ही लोग ये मान बैठे हैं कि आएगा तो मोदी ही। और बहस अब इस बात पर है कि अब की बार 400 पार होगा या नहीं, और बीजेपी 370 जीतेगी या नहीं जीतेगी। लोग ये पूछते हैं 370 आ जाएंगी, बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, लेकिन वो ये मानकर बैठे हैं कि मोदी तो आएंगे ही। ज्यादातर लोगों को ये यकीन है, विश्वास है, भरोसा है कि नरेंद्र मोदी ये चुनाव हार नहीं सकते।
आप जीतें चाहे कितनी भी सीट से, भले ही सीटों की संख्या ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी हार नहीं सकते। और इसका बड़ा कारण यह है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कद इतना बड़ा कर लिया है कि विपक्ष का कोई भी नेता उनके आसपास दिखाई नहीं देता, देश की जनता को भी नहीं दिखाई दे रहा। विपक्ष के चुनाव प्रचार में उस तूफानी जोर की कमी दिखाई देती है जो एक जमी जमाई सरकार को उखाड़ सके। चुनाव से पहले एक तूफान होता है विपक्ष का, जिससे लोगों को लगता है कि यह तूफान सरकार को उखाड़ सकता है, लेकिन वो तूफान जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो पहला बड़ा कारण है मजबूत विपक्ष की कमी और विपक्ष के पास कोई मजबूत नेता ना होना, जिसका सीधा फायदा नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, बीजेपी को सीधा फायदा मिल रहा है, क्योंकि लोग वोट अगर नहीं डालेंगे मोदी को तो किसको डालेंगे, दूसरा चेहरा ही नहीं है। दूसरा फैक्टर है कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी एक अलग वोट बैंक बन चुके हैं। राम मंदिर से प्रसन्न होने वाले हिंदू वोटर और वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते कद पर गौरव महसूस करने वाले वोटर्स की संख्या प्रधानमंत्री मोदी को आसानी से जिता सकती है। तीसरा फैक्टर है हिंदी बेल्ट वाले राज्यों पर प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत पकड़, जहां उनका हारना मुश्किल लगता है। सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन हारना मुश्किल है। लेकिन असली खेल कहां हो सकता है? 3 राज्य ऐसे हैं जो पूरा गेम पलट सकते हैं, और वो राज्य हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। और इन तीनों राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें हैं। ये तीनों राज्य सीटों के मामले में पूरे दक्षिण भारत के बराबर हैं, और यही असली खेल हो सकता है। अगर यहां ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे के गठबंधन ने मोदी के रथ को रोक लिया तो बीजेपी का तूफान थम सकता है। पर ऐसी स्थिति में भी मोदी हारते हुए नहीं दिखते, सिर्फ कम सीटों से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन देश में विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि इस बार क्षेत्रीय दल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और वो जमीन पर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं, और लोगों को शायद ये दिखाई नहीं दे रहा। मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं और विपक्षी दल आज भी पारंपरिक राजनीतिक फॉर्मूले के हिसाब से मोदी को हराने का सपना देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष कमजोर है। दूसरा, विपक्ष कुछ नया नहीं सोच रहा और आज भी वो पारंपरिक फॉर्मूले से ही चुनाव लड़ रहा है। वो फॉर्मूला क्या है? जातियों का फॉर्मूला कि जातिगत राजनीति की जाए, अल्पसंख्यकों का फॉर्मूला, क्षेत्रीय पहचान का फॉर्मूला, बेरोजगारी और महंगाई का फॉर्मूला, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी वो सोचते हैं कि अब शायद 10 साल के बाद लोग मोदी सरकार से थक चुके हैं। ये सारे वो थ्योरीज हैं जो इससे पहले पारंपरिक राजनीति में चला करते थे, लेकिन जैसे ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, इस थ्योरी को प्रधानमंत्री मोदी कई बार इसको हरा चुके हैं, इस थ्योरी को, इसको झूठा साबित कर चुके हैं। इसके अलावा विपक्ष को यह भी उम्मीद है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग और चुनावी बॉन्ड इतने बड़े मुद्दे बन जाएंगे कि देश की जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए 1977 की तरह शायद खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये मुद्दे मीडिया की हेडलाइंस तो बन सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स में इन पर डिबेट तो शायद हर रोज हो रहे हैं, लेकिन बेहतर जीवन के लिए संघर्ष करने वाले गरीब आम लोगों के लिए ये सारे मुद्दे शायद हैं ही नहीं। देश की गरीब जनता को ईडी से, सीबीआई से, चुनावी बॉन्ड से कुछ लेना देना नहीं है। उसे यह देखना है उसका राशन कैसे आ रहा है, उसे यह देखना है कि उसका जीवन स्तर बेहतर कैसे हो सकता है, उसे मकान कैसे मिलेगा। कुल मिलाकर अगर आप बीजेपी का आकलन अगर सही भी है तो ये लैंप पोस्ट चुनाव हो सकता है। यानी अगर प्रधानमंत्री मोदी एक लैंप पोस्ट को भी अपना उम्मीदवार बना दें तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। बीजेपी की रणनीति ये है, और बीजेपी इसी विश्वास के साथ ये चुनाव लड़ रही है कि हम किसी को भी टिकट दे दें। जो टिकट है असल में वही सर्टिफिकेट है, टिकट जो है वही निर्वाचन का सर्टिफिकेट है। बीजेपी ये सोचकर इस बार चुनाव लड़ रही है, यही सोचकर उन्होंने टिकट भी बांटे हैं, और इसीलिए मजाक में लोग कहते हैं कि अगर लैंप पोस्ट को भी टिकट दे दिया तो वो भी जीत जाएगी। चुनावी विश्लेषकों के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा और बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस चुनाव में अभी दिलचस्पी कोई बची नहीं क्योंकि मैच ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे भारत और अफगानिस्तान का फाइनल होने वाला है, उसमें लोगों की रुचि ही नहीं है क्योंकि वन साइडेड है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मैच होगा, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा, जिससे ये तय होगा कि क्या माहौल और जमीनी सच्चाई एक ही है। यानी जो माहौल हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो टीवी पर देखते हैं, जो डिजिटल मीडिया पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो बाहर सड़कों पर लोग कह रहे हैं, ये माहौल है। लेकिन जमीनी हकीकत
क्या माहौल और ज़मीनी हकीकत एक है, या मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे माहौल के घने बादलों से हम ज़मीनी सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अगर ये बात साबित हो जाए कि माहौल का ऐसा गहरा बादल है कि ऊपर से उस बादल के थ्रू हम ज़मीन को देख ही नहीं पा रहे हैं। अब दोनों में से क्या चीज़ सही होगी, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। इस बात को आप प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के आज के बयानों से समझिए, क्योंकि ये दोनों ही नेता ये सोच रहे हैं कि बीजेपी बहुत बुरा प्रदर्शन करने वाली है और बैठे बैठे उन्हें सिर्फ चुनाव प्रचार में जाकर हाथ जोड़ना है और ऐसे हाथ हिलाना है और जनता उन्हें वोट दे देगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो तो बीजेपी 180 सीटों पर सिमट जाएगी। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें पहले ऐसा लगता था कि बीजेपी 180 सीटें जीतेगी, लेकिन अब बीजेपी 150 के पार भी जा नहीं पाएगी। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को एक बात यह भी नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले 2 चुनावों में जो कांग्रेस का सक्सेस रेट रहा है वो रहा है 10% के आसपास। यानी जब वो 400 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो 40 जीतते हैं। पिछली बार उन्होंने 52 सीटें जीती थी और उनका सक्सेस रेट था पिछले चुनाव में 8-9% के आसपास। उसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर वही सक्सेस रेट रहता है, वैसी ही परफॉर्मेंस रहती है, तो इस बार कांग्रेस मान लीजिए 300 सीटें लड़ रही है और 10% सक्सेस रेट हम मान भी लें तो भी कांग्रेस की 30 सीटें आएंगी। इस हिसाब से बीजेपी कहती है 400 पार, इस हिसाब से कांग्रेस को की चुनौती होनी चाहिए 40 पार। यानी एक पार्टी कह रही है कि 400 पार और दूसरी पार्टी के लिए 40 पार पाना भी मुश्किल हो सकता है। एक ही तरीका है कि माहौल के बादल में हमें ज़मीन दिखाई नहीं दे रही, ये अलग बात है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये चुनाव बड़ा ही चुनौतीपूर्ण भी होगा और आने वाले चुनावों के लिए नेता